जय हिंद फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी के टॉपिक जो हमारे चल रहे थे, मूल अधिकार, आशा कर रहे हैं कि वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप उसको इंटरेस्ट के तौर पर इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को रट नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो उसी टॉपिक पर हम लोगों ने अभी तक आर्टिकल 21A तक पढ़ लिया था और आज हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 22, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार का में ही आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21A और एक है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या था? जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये जीवन का अधिकार। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये निरपेक्ष नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि आपको अपने जीवन का अधिकार दिया गया है तो मृत्यु का भी अधिकार दिया गया है। ठीक, ये नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या है कि मृत्यु का अधिकार नहीं है। ठीक है, मृत्यु के अधिकार नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि आत्महत्या करना या किसी की जान लेना ये क्या है? अपराध है, अपराध की श्रेणी में। अब वो अलग मुद्दा है, लेकिन इसी से एक मिलता जुलता मुद्दा मैंने बताया था, इच्छा मृत्यु वाला, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और उसको अब आगे जीने की इच्छा नहीं है, तो अपनी विल वो क्या कर सकता है? लिख सकता है और उसमें इच्छा मृत्यु की डिमांड कर सकता है। वो नहीं तो उसके बिहाफ पर जो दूसरा निर्णय करता होगा, उसका परिवार, सगे संबंधी, वो ये डिसाइड कर सकता है। ठीक, आर्टिकल 21 में एक चीज आपको बतानी थी कि आर्टिकल 21 आया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। और ये कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस संविधान संशोधन ने दो काम और किए। आर्टिकल 45, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंध रखता है, वहां पर क्या किया? राज्य का ये कर्तव्य रखा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क शिक्षा लेना वो बच्चों का क्या है? मूल अधिकार है। ठीक, साथ में एक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A में है। वहां पर माता पिता का भी मूल कर्तव्य है कि वो इसमें सहयोग करें। राज्य घर से तो बुलाकर लाएगा नहीं। राज्य ने ये कह दिया है कि आप घर से स्कूल भेजिए, शिक्षा फ्री में हम देंगे। तो घर से स्कूल भेजने का दायित्व तो किस पर है? माता पिता पर। और मूल कर्तव्य अपने पास 10 नहीं है, 11 हैं। तो 11वां जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो यही है। ये चीजें आपको बतानी थी। ठीक, अब हम आज के कोर टॉपिक पर चलते हैं और उसका नाम है आर्टिकल 22। ठीक, आर्टिकल 22 ये कहता है निवारक करण या हिरासत में रखे गए लोगों के अधिकार को बताता है। आर्टिकल 22, जो लोग हिरासत में हैं, जेल में बंद हैं,
या किसी अधिनियम के तहत उनको क्या रखा गया है, नज़रबंद किया गया है, उनके अधिकार की बात कौन कर रहा है, आर्टिकल 22। ठीक, आर्टिकल 22 में 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए ना तो बंदी बनाया जा सकता है, ना ही हिरासत में लिया जा सकता। पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज ये है कि अगर वो हिरासत में ले लिए गए, उनको कारण भी बताया गया, तो उनको अपने पसंद के वकील करने का अधिकार है या परामर्श करने का अधिकार। ये किसको है, जो व्यक्ति हिरासत में है। और तीसरी बात कि अगर पुलिस ने उनको हिरासत में रखा तो 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। ये जो 24 घंटे लिखे हैं, 24 घंटे के अंदर, इसमें आने जाने का समय, यातायात का समय या आवागमन का समय इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। ये आपको ध्यान में रख। बिना कारण बताए हिरासत में नहीं रख सकते। अगर कारण बताकर हिरासत में रख लिए तो उसको मनपसंद वकील करने का अधिकार है जिसको आपने हिरासत में लिया है। और तीसरी बात यह है कि 24 आवर्स के अंदर उसको नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ये सब किसके दायित्व हैं, राज्य के, या राज्य के उस पर नियम पर जो संस्था काम कर रही है, राज्य ने जिसको इस संस्था की जिम्मेदारी दी रखी है इस काम को करने की, पुलिस को, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है। साथ में ये भी कहा गया, ये है आर्टिकल 22(1), ये है आर्टिकल 22(2), आर्टिकल 22(3) में ये कहा गया है। ये मोटा मोटा आपको ध्यान में रखना है बस, अदरवाइज खाली इनके ये नियम ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा इतनी बार रिवाइज कर लेंगे तो। इसमें ये क्या कहा गया है कि ये जो तीनों प्रावधान हैं, ये जो 1 और 2 में लिखे गए हैं, ये निवारक निरोध या विदेशी शत्रु देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। विदेशी शत्रु वो देश हैं जिनसे हमारा क्या है, लड़ाई झगड़ा हो चुका है। जैसे हमारे भारत के साथ एक तो पाकिस्तान और दूसरा चीन। विदेशी मित्र वो देश हैं जैसे बांग्लादेश हो गए, नेपाल हो गए, भूटान हो गए, ये क्या हमारे विदेशी मित्र देश। ठीक, तो ये प्रावधान विदेशी शत्रु देश और जिसको निवारक निरोध के तौर पर बंदी रखा गया है, नजरबंद किया गया है, उसको ये अधिकार नहीं होंगे। ठीक, तो फिर किसको होंगे, तो वो देख लेते हैं। देखिए, जो निरोध होता है
वो दो प्रकार का होता है। निरोध मतलब किसी चीज को रोकना, ठीक। ये दो टाइप का होता है, एक दंडात्मक और एक निवारक। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव और इसको बोलते हैं पनिशमेंट से रिलेटेड है प्यूनिटिव, ठीक। ये तब लागू होगा जब अपराध हो गया है और ये तब लागू होगा जब अपराध होने की संभावना है, मतलब ये अपराध के पहले की बात कर रहा है। ये ऐसी चीज है, राज्य सरकार के पास एक ऐसा यंत्र है ये, कि शंका के आधार पर ये क्या कर सकते हैं, किसी को नजरबंद कर सकते हैं, पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं शंका के आधार पर। तो उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में आपने सुना होगा कि असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके पहले ही जब डेट ये फिक्स कर दी गई कि 6 अगस्त के दिन से भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, 6 अगस्त या 8 अगस्त जो भी था, 8 अगस्त शायद था, तिलक जी की जो जयंती थी। तो गांधी जी को पहले ही क्या कर लिए थे, हिरासत में ले लिए थे। मतलब पहले से ही उनको क्या कर दिया गया था, प्रिवेंशन लिया गया था कि गांधी जी अगर रहेंगे तो क्या होगा, एक जनता को लीडर मिल जाएगा तो समस्याएं क्या हो जाएंगी, और उग्र हो जाएंगी। तो ये क्या है, निवारक। आंदोलन हुआ नहीं था, आंदोलन के पहले ही उसको टालने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए उनको क्या कर दिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था। आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था ताकि वहाँ का माहौल ना बिगड़े, ठीक। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये सब, ठीक। तो ये क्या है, निवारक। दंडात्मक में एक चीज और है, ये जो आपने तीनों प्रावधान पढ़े कि बिना वजह के आप नहीं गिरफ्तार कर सकते, वजह आपको बताना पड़ेगा, मनपसंद वकील वो कर सकते हैं जिसको आपने गिरफ्तार किया है, और साथ में 24 आवर्स आपको क्या करना है, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ये सारे प्रावधान दंडात्मक पर लागू होंगे, निवारक पर नहीं लागू होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये दंडात्मक में जब ऐसे सारे अधिकार उस अपराधी को हैं या उस व्यक्ति को हैं जिसको हिरासत में लिया गया है, स्वाभाविक सी बात है कि ये प्रावधान विधि के शासन का उपबंध करता है। मतलब ये विधि के शासन को बताता है कि हाँ, विधि का शासन है, मनमानी शासन नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर वो तीनों कंडीशन लागू नहीं होंगी। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर मनमानीपन चल रहा है, तो ये पुलिस राज्य को बताता है, पुलिस राज्य का उपबंध करता है। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर वजह बताने की जिम्मेदारी है, ना ये कहा गया है कि 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ना ही ये अधिकार है कि आप अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं। तो ये किसकी धारणा है, पुलिस राज्य की, और ये किसकी है, एक अच्छे लोकतंत्र की है, ठीक। एक चीज आपको और बता दूं आपको, निवारक निरोध के तहत जो व्यक्ति हिरासत में लिए जाते हैं, उसमें कंडीशन ये है कि मैक्सिमम 3 महीने तक ही नजरबंद किया जा सकता है, उनको हिरासत में लिया जा सकता है। अगर ये अवधि 3 महीने से ज्यादा है, ग्रेटर देन 3 मंथ्स, तो एक बोर्ड बैठेगा और वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि व्यक्ति को और ज्यादा अवधि के लिए नजरबंद करने की जरूरत है या नहीं। और इस बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन, वो हाई कोर्ट के मुख्य न्याय वो जज के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। मतलब या तो रिटायर्ड कोई जज होगा या हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट जो योग्यता रखता होगा वो होगा, ठीक। इस 3 महीने से आगे बढ़ाने की जो अवधि है, उसके लिए संबंधित अगर कानून बनाना होगा तो कानून कौन बनाएगा, संसद।
विधानमंडल नहीं बनाएंगे। किसके लिए? 3 महीने से ज़्यादा अगर निवारक निरोध रखना है तब। ठीक। तीसरी बात यह है कि सार्वजनिक इस मुद्दा अगर हुआ, सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक हित में निवारक निरोध का कारण बताने से मना भी किया जा सकता है। मतलब राज्य व्यक्ति अगर पूछे कि हमें क्यों नजरबंद की हो, तो राज्य सार्वजनिक हित में अगर कह दे कि सार्वजनिक हित में हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो जायज है। राज्य चाहे तो बता भी सकता है, लेकिन सार्वजनिक हित के मामले में वो क्या कर देगा? मना भी कर सकता है बताने से वजह को। ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीजें एक अच्छे लोकतंत्र में दी क्यों गई? निवारक जो निरोध है या निवारक रूप में नजरबंद करने का अधिकार है राज्य के पास, वो क्यों दिया गया? उसका कारण ये था कि जब भारत आजाद हुआ तो वो नवजात गणतंत्र, एक ऐसा शिशु जिसको अभी क्या करना है? संरक्षण की आवश्यकता है। और भारत में क्षेत्रीयवाद, जातिवाद, इन सब से प्रभावित हिंसा का दौर चल रहा था। अलगाववाद, आतंकवाद, इन सब से एक नवजात गणतंत्र की रक्षा के लिए हमने ये प्रावधान एक लोकतंत्र में, भारत जैसे लोकतंत्र में रखा, और अभी तक ये बरकरार है। ठीक। देखिए, 3 महीने से ज्यादा अगर आपको नजरबंद रखना है तो किसको अधिकार दिया गया कानून बनाने का? संसद को। लेकिन अगर आपसे पूछें कि निवारक निरोध के तहत राज्य और संसद दोनों कानून बना सकते हैं, तो दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा की लिमिट का कोई कानून है तो कौन बनाएगा? संसद। तो एक चीज याद रख लीजिएगा कि राज्य या देश की सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति, विदेशी देश या राज्यों से संबंध, लोकहित में लोक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, सदाचार को मेंटेन करने के लिए, इन सब वजहों से राज्य और संसद, सॉरी, राज्य विधानमंडल और संसद दोनों निवारक निरोध से संबंधित कानून बना सकते हैं और उनको लागू भी कर सकते हैं। कानून बनाने का अधिकार निवारक निरोध से संबंधित वो दोनों को है, राज्य विधानमंडल को भी है और संसद को भी है। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा व्यक्ति को रखना है नजरबंदी में, और उसके संबंधित जो कानून होगा वो कौन बनाएगा? संसद। ये ध्यान रखिएगा। ठीक। तो इससे संबंधित कानून बने। सबसे पहला बना बंगाल अधिनियम। 1818 में। ठीक। उसके बाद बना रक्षा अधिनियम। ये 1950 तक चला, 1937 के आसपास बना था।
फिर बना पहला अधिनियम 1950 में। ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, इसमें 10 महीने तक हिरासत में रखने का प्रावधान था इस अधिनियम में, और ये स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम। ठीक, इसके बाद कौन सा अधिनियम बना? मीसा 1971 में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा को व्यवस्थित करने संबंधी अधिनियम। और ये ध्यान रखिएगा, इसी का यूज करके 1975-76 में इमरजेंसी लगाई गई। और उस इमरजेंसी से जो पीड़ित नेता थे, लालू जी का नाम याद रखिएगा, लालू प्रसाद यादव, बिहार से, इन्होंने अपनी एक बेटी का नाम ही क्या रख दिया? मीसा। ये मीसा वही है, आप बार बार उनका न्यूज में सुनते होंगे नाम। तो मीसा उन्होंने इसी वजह से रखा है, इसकी याद में। उस समय ये इसी की वजह से क्या गए थे? जेल में गए थे। आपातकाल लगाने का जो प्रोविजन था वो मीसा एक्ट के थ्रू किया गया था। स्वाभाविक सी बात है कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार बदली, जो जनता पार्टी की सरकार आई गठबंधन की, उन्होंने क्या किया? इस एक्ट को खत्म कर दिया। ठीक, फिर एक एक्ट आया, पोसा। ये क्या है? विदेशी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी जो एक्सचेंज हो रहा है विदेशी मुद्रा का, उसका जो है उससे संरक्षण, विदेशी मुद्रा आदान प्रदान, एक्सचेंज संरक्षण अधिनियम। ये 1974 में, ये भी आगे जाकर के क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। फिर आया जिसको आप हिंदी में बोलते हैं रासुका, 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये भी आगे जाकर के क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। मतलब आगे जाकर के सरकारों के द्वारा क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। फिर आया टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज पर बैन। ठीक, ये आया 1985 में। किस लिए आया? क्योंकि उस समय पंजाब और कश्मीर, यहां पर अलगाववाद की समस्या हो रही थी, तो इसलिए ये आया। और उसके बाद कुछ दिन बाद सरकार ने इसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। फिर आया कोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ये भी क्या हो गया? निरस्त हो गया। और इसमें 6 महीने तक, 180 दिन तक बिना किसी को बताए आप हिरासत में व्यक्ति को रख सकते थे। आप मतलब राज्य, इसको भी क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। अब लास्ट में इन इसका मैक्सिमम जिक्र कर, इसकी मैक्सिमम धाराएं लेकर के और इसकी मैक्सिमम धाराएं लेकर के एक लास्ट में जो आजकल अधिनियम चर्चा में है, जो लागू है, वो है निवारक हिरासत संबंधी संशोधन अधिनियम। ये इस समय लागू है। 2008 में इसमें संशोधन किया गया था और ये अभी तक लागू है। इसकी मैक्सिमम अच्छाई हमने यहाँ पर इस अधिनियम में रखी है।
ठीक है, तो ये हुई बात जो संसद ने क्या बनाए, अधिनियम समय समय पर बनाए। ठीक, अब हम चलते हैं अपने तीसरे अधिकार पर, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यह है आर्टिकल 23-24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 ये कहता है मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम, महिलाओं का शोषण, ये सब क्या है, प्रतिबंधित है। मानव दुर्व्यापार मतलब मानव द्वारा, मतलब मानव को एक वस्तु की तरह ट्रीट ना करके मानव की तरह ट्रीट करना है। वस्तु को जैसे वस्तु को खरीदा बेचा जाता है, तो मानव दुर्व्यापार का मतलब महिलाओं, बच्चों, इनका जो खरीद फरोख्त है वो क्या है, अपराध है, अपराध की श्रेणी में आएगा। दास प्रथा, देवदासी प्रथा, ये क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं हो सकता। बलात् श्रम मतलब बलपूर्वक किसी को जबरदस्ती क्या करना, श्रम कराना, ये भी क्या है, अपराध की श्रेणी में आएगा। बेगारी, बेगारी का मतलब बिना श्रमिक दिए, बिना पैसे दिए किसी से श्रम कराना मुफ्त में, ये भी क्या है, अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक, ये सारी चीजें क्या हैं, आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में क्या कह रहा है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों, खतरनाक उद्योगों, साथ में श्रमिक के रूप में नियोजन अपराध है। मतलब बाल श्रम क्या किया गया, निषेध कर दिया गया। बाल श्रम जो सबसे पहले होता था, वो होता था कहाँ पर, बीड़ी उद्योग, आपने सुना होगा, पटाखों के उद्योग में, सूती कपड़ों के उद्योग में। क्यों, क्योंकि उनकी उंगलियां क्या होती हैं, पतली। एक तो उनको कम मेहनताना में बच्चे काम कर लेते हैं, दूसरी बात यह है कि आपने एक तरफ तो शिक्षा का अधिकार दिया आर्टिकल 21A के तहत, उसमें क्या कहा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो अगर हम उनको श्रम में लगा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा राइट टू एजुकेशन वाला वो जो प्रावधान है वो सभी के लिए निःशुल्क और हाँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसका जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस वजह से आर्टिकल 24 क्या कह रहा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी कारखाने में आप श्रमिक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि 2016 में एक अधिनियम आया,
2016 नहीं, 2018 में। ठीक। और इस अधिनियम में ये कहा गया कि घरेलू कार्य, जैसे कोई बुनकर है, उसका पेशा है बुनना। ठीक। तो अगर वो अपने बच्चों से हेल्प नहीं लेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। तो घरेलू कार्य में, जिसमें उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं, आपस में मिलजुल करके काम कर रहे हैं, तो वो इस अपराध की श्रेणी में नहीं आए। ये प्रावधान क्या हुआ 2018 में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वो अपना काम हो, घरेलू काम हो। ऐसा नहीं कि वो बिजनेस कर रहे हैं और उसके बाद जो है उसमें लगाए हुए हैं। बच्चों को पढ़ा ना करके जो है इसमें लगाए हैं। संडे में कर सकते हैं या स्कूल के आने के बाद कर सकते हैं, घरेलू कार्य में हाथ बटा सकते हैं। ठीक। इन दोनों चीज़ों में आपको ये ध्यान में रखना है कि इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए कि बच्चों का शोषण और अत्याचार ना हो, अत्याचार ना हो, इसको मॉनिटर करने के लिए एक बॉडी बनी जिसको बोलते हैं NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसका काम यही है कि बच्चों का जो है, ना तो बच्चे किसी कारखाने में चोरी छुपे उनको श्रमिक के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, ना उनका शोषण हो, ना अत्याचार हो। ठीक। इसमें क्या है, आपको ध्यान में ये रखना है कि 3 वर्ष के लिए 6 मेंबर्स होते हैं। इसकी बॉडी में कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स। और वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 3 वर्ष के लिए। और 50% इसमें क्या होती हैं? महिलाएं। ठीक। क्यों? क्योंकि उनका जो है बच्चों के प्रति भावुकता ज़्यादा रहती है एक माँ की। ठीक। इस वजह से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में ये बनाया गया। 2005 में बनाया गया है ये। ठीक है। तो ये बॉडी जो बनी है इस पर, इसके लिए आर्टिकल 24 का उल्लंघन ना हो, इसके लिए। ठीक। दूसरी चीज यहां पर आपको मैं बता दूं, ये जो आर्टिकल 23 है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद ये है कि यदि राज्य सार्वजनिक हित में अनिवार्य सैन्य सेवा, अनिवार्य सैन्य सेवा या कोई भी सेवा अगर लागू करता है तो ये आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि राज्य हमें क्या दे, मेहनताना दे, हमसे बेगार करा रहा राज्य, ऐसा नहीं है। तो ये अपवाद है। लेकिन राज्य को ये करते समय भेदभाव नहीं करना। किसके आधार पर? ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना वर्ग के आधार पर ये भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं कि वो खाली मुस्लिम धर्म के लोगों को सेना में भर्ती कर दें कि जाएं बॉर्डर पर शहीद हों। ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको सेना में भर्ती करना है तो सभी लोगों को 2 साल के लिए क्या कर दीजिए कि हर एक पर्सन को ये मैंडेटरी है कि आपको क्या करना है, सैन्य सेवा देना है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपको डिसिप्लिन समझ में आ जाए। ये सारे प्रावधान यूरोपियन कंट्रीज में या पश्चिमी देशों में आज की डेट में भी लागू हैं। इजराइल में हर एक लेडीज हो या जेंट्स हो, अनिवार्य सैन्य सेवा है वहाँ पर। 2 साल आपको सेना में नौकरी करनी ही करनी है। तो उससे आपको जीवन जीने का तरीका, अनुशासन, दैनिक जीवन में सब कुछ आ जाएगा। ठीक। तो अगर यहाँ पर भी राज्य ऐसा करता है लेकिन ये भेदभाव नहीं करता है तो वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं माना जाए। ठीक। अब चूंकि यहाँ पर कहा गया है कि बलाश्रम नहीं कराना, यहाँ पर भी कहा गया है कि बच्चों को कारखाने में नियोजित नहीं करना। इसमें एक जगह का नाम रखिएगा, याद रखिएगा, तमिलनाडु में एक जगह है शिवपुरी, शिवपुर उसे कहते हैं। शिवपुरी में पटाखे की फैक्ट्री है, पटाखे के उद्योग के लिए वो फेमस है।
तो वहाँ पर भी बच्चों को क्या कर रखे थे वो जो है श्रमिक के रूप में। ठीक, इस वजह से मुद्दा थोड़ा हाईलाइटेड था। ठीक, और मैंने बताया बीड़ी और तंबाकू के उसमें जो है कारखानों में छोटी उंगलियां होती हैं, पतली चीज़ें बनती हैं, इस वजह से सूती जो वस्त्र उद्योग हैं वहाँ पर भी जो है बच्चों को रखते हैं। ठीक, तो ये इन सब चीज़ों से उस पर क्या लगा है, बैन लगा है। मानवाधिकार और बच्चों के अधिकार की क्या हुई है, रक्षा हुई है। इससे संबंधित राज्य ने क्या किया, अलग अलग टाइम पर क्या बनाया, कानून बनाया। जैसे एक आया मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम, ये भी 1948। ठीक, तो ये सारे जो है क्या हैं, और भी बहुत सारे हैं, वो आप बुक में देख लीजिएगा। ये सब क्या है, अधिनियम बनाए गए हैं इन्हीं आर्टिकल 23 और 24 को क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि इनका उल्लंघन ना हो। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये तो लिख ही लिया आपने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 आज आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 25 पढ़ेंगे, जहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। चीज़ें समझ में ना आ रही हों तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, चीज़ें समझ में आ रही हों, अच्छा लग रहा हो तो बाकी लोगों से लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।